गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आइसोमेरिज्म के फिनिश होने के बाद आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट फर्स्ट। यानी यहाँ पे हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस होती हैं वो किस प्रकार होती हैं। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक रहेगा रिएक्शन बेस्ड। इसमें हम देखेंगे कि रिएक्शन कैसे होती है। तो देखिए पहले हम जानते हैं रिएक्शन की डेफिनेशन। तो देखिए रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड इज नॉन एज केमिकल रिएक्शन। यानी यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि जब किसी भी बॉन्ड का क्लीवेज होता है उसके बाद न्यू बॉन्ड बनता है और उससे जो न्यू प्रोडक्ट बनता है उसे ही हम क्या कहते हैं, रिएक्शन कहते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमने ए और बी क्या लिया, कोई सबस्ट्रेट लिया और यहाँ पे एक्स और वाई के साथ क्या करा दी, इसकी रिएक्शन करा दी। तो अब हमें क्या देखना है यहाँ पे कि ये रिएक्शन किस प्रकार से कंप्लीट होगी। तो देखिए क्या होता है, ए और बी का जो बॉन्ड होता है वो टूटता है और एक्स और वाई का जो बॉन्ड होता है वो भी यहाँ पे टूटेगा और हमें क्या मिलेगा, एक प्रोडक्ट मिलेगा। तो सबसे पहले क्या होता है, दोनों साइड के बॉन्ड क्या होंगे, टूटेंगे और उसके बाद ए और एक्स क्या बनाएंगे, न्यू बॉन्ड बनाएंगे। बी और वाई क्या बनाएंगे, न्यू बॉन्ड बनाएंगे। तो इन दोनों के बीच क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और इन दोनों के बीच क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो देखिए ए और एक्स के बीच में क्या हो गया, न्यू बॉन्ड फॉर्म हो गया और बी और वाई के बीच में भी क्या हो गया, न्यू बॉन्ड फॉर्म हो गया। तो ये जो बॉन्ड बना है वो क्या है, न्यू बॉन्ड है और जो ये वाला बॉन्ड था वो क्या है, ओल्ड बॉन्ड है। तो देखिए हमने बॉन्ड का क्लीवेज करा के एक नया प्रोडक्ट बना दिया, इसे ही हम क्या कहते हैं, रिएक्शन कहते हैं। यानी यहाँ पे हमें न्यू प्रोडक्ट मिल गया तो ये क्या हो गई, हमारी केमिकल रिएक्शन हो गई। तो अब हम देखते हैं कि क्या ओनली बॉन्ड के टूटने या बॉन्ड के बनने से रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, कि यहाँ पे दो फैक्टर ही काम करते हैं या यहाँ पे कोई अदर फैक्टर भी आता है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर वर्क करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास कोई सबस्ट्रेट होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे बॉन्ड क्लीवेज करते हैं। यानी यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा। तो पहला फैक्टर क्या वर्क करेगा, यहाँ पे बॉन्ड क्लीवेज। जैसे ही बॉन्ड क्लीवेज होगा तो यहाँ पे कोई दूसरा जो अटैकिंग ग्रुप है वो क्या करेगा, अटैक करेगा। यानी ये जो टूटा हुआ आपके पास सबस्ट्रेट है यहाँ पे कोई दूसरा अटैकिंग ग्रुप अटैक करेगा। यानी यहाँ पे हम सेकंड पढ़ेंगे अटैकिंग ग्रुप, क्या पढ़ेंगे, अटैकिंग ग्रुप। फिर यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही ग्रुप अटैक करता है तो एक मध्यवर्ती बनता है, क्या बनता है, एक इंटरमीडिएट बनता है। जो रिएक्शन के बीच का जो पार्ट होता है उसे क्या बोल देते हैं, इंटरमीडिएट। यानी यहाँ पे इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद क्या होता है, इंटरमीडिएट जरूरी नहीं है जो आपने फॉर्म किया है वो स्टेबल हो, वो अनस्टेबल भी हो सकता है। तो आपको उसे स्टेबल करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। यानी यहाँ पे हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को पढ़ने से पहले हमें बॉन्ड क्लीवेज आना चाहिए, हमें अटैकिंग रिएजेंट समझ में आना चाहिए, इंटरमीडिएट क्लियर होना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्लियर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये थीम आपको समझ में आ गई कि किस प्रकार हमें यहाँ पे वर्क करना है, किस प्रकार हमें यहाँ पे इन इफ़ेक्ट्स को समझना है। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है यहाँ पे वो है बॉन्ड क्लीवेज। यानी बॉन्ड का क्लीवेज कैसे होता है, यानी बॉन्ड कैसे टूटता है उसे हमें समझना है। तो देखिए बॉन्ड क्लीवेज होता है वो टू टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, टू टाइप का, जिसमें पहला है होमोलाइटिक क्लीवेज और दूसरा है हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। देखिए होमो, आपको होमो वर्ड से समझ आ रहा है, होमो यानी सेम इलेक्ट्रॉन जाएंगे दोनों जो एटम है उनके पास, और हेटेरो यानी डिफरेंट टाइप से क्या जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जाएंगे। जैसे मैंने समझ लिया ये अपना कोई ए और बी क्या था, कंपाउंड था जो क्या है, इस बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अब आप लोग जानते हैं कि एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमने क्या बोला है, होमोलाइटिक। होमो का मतलब क्या है, सेम इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे दोनों। तो जैसे ही हम इस बॉन्ड का क्लीवेज करते हैं
तो जो ए वाला जो एटम है वो एक इलेक्ट्रॉन को लेके चला जाएगा और बी एटम है वो भी एक इलेक्ट्रॉन को लेके चला जाएगा। तो जब भी कोई एक इलेक्ट्रॉन को लेके जाता है तो उस एक इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से दर्शाते हैं, और जो दूसरा है वो भी एक इलेक्ट्रॉन को लेके जा रहा है उसको भी हमने डॉट से दर्शा दिया। तो इन डॉटेड स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं, इंटरमीडिएट, सॉरी फ्री रेडिकल। तो यहाँ पे हमारा ये क्या बन गया, फ्री रेडिकल, यानी मुक्त मूलक। अब देखिए यहाँ पे किसी प्रकार का चार्ज नहीं है, तो ये क्या है, एन आयनिक स्पीसीज। एन आयोनिक स्पीसीज क्या है ये, एन आयोनिक। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब है हेटेरोलाइटिक क्लीवेज, यानी हमारे पास क्या है, ए और बी क्या है, कोई कंपाउंड है। अब हमें क्या करना है, बॉन्ड का क्लीवेज करना है, यानी बॉन्ड को तोड़ना है। तो ये आपके क्या थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे। अब देखिए नाम से पता चल रहा है हेटेरो, हेटेरो यानी इन दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या कर दो, या तो दोनों इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे दो और एक अकेला है जो खाली रह जाएगा, यानी जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। मान लीजिए ये वाला जो ए एटम है ये ज़्यादा ताकतवर है, यानी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ खींच लेगा और बी के पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो इससे हम क्या बोल देंगे, माइनस आ गया इसके ऊपर, और साथ में क्या है, बी अकेला पड़ा है, बी के पास किसी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो बी पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये जो दोनों स्पीसीज बनी है इन दोनों के ऊपर क्या आया है, आयन आया है। इसका मतलब ये क्या बन गई, आयनिक स्पीसीज। क्या बन गई, आयनिक स्पीसीज। तो आपको ये समझना है कि जब भी होमोलाइटिक क्लीवेज होता है तो एन आयनिक स्पीसीज बनती है, यानी फ्री रेडिकल बनता है, और हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होता है तो आयनिक स्पीसीज बनती है, और क्या होता है यहाँ पे जो आयन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आपको ये समझ में आ गया कि बॉन्ड क्लीवेज किस प्रकार से होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है यहाँ पे, अटैकिंग रिएजेंट। तो अब हमें क्या समझना है, अटैकिंग रिएजेंट। तो देखिए आप लोग, अटैकिंग रिएजेंट हम समझते हैं। अब अटैकिंग रिएजेंट देखिए क्या होता है, अब हमने बॉन्ड का क्लीवेज तो करवा दिया, अब जो वहाँ पे फ्री रेडिकल बना है, वहाँ पे जो कैटाइन बना है, वहाँ पे जो एनाइन बना है, उसके ऊपर कोई ना कोई ग्रुप आके अटैक तो करेगा। उन्हीं ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं, अटैकिंग रिएजेंट। अब देखिए जो अटैकिंग रिएजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, 2 टाइप के हो जाते हैं। यहाँ पे कितने टाइप के, 2 टाइप के। और वो कौन कौन से हैं, तो देखिए पहला जो अटैकिंग रिएजेंट है वो होता है हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल। क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल। और दूसरा जो अटैकिंग ग्रुप है वो क्या हो जाता है, न्यूक्लियोफाइल। अब देखिए आपको समझ में आना चाहिए इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। तो देखिए जो इलेक्ट्रोफाइल होता है उसके नाम से समझिए आप, देखिए इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। और फाइल का मतलब होता है फिलस, और फिलस को क्या बोलते हैं, लविंग। यानी ऐसे स्पीसीज जो क्या हो, इलेक्ट्रॉन लविंग हो, उन्हें क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। अब देखिए इलेक्ट्रॉन लविंग कौन हो सकता है, यानी इलेक्ट्रॉन को लव कौन कर सकता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वही तो इलेक्ट्रॉन से लव करेगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, यानी इनके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है। जिसकी कमी होती है उसी से क्या होता है, लव होता है। यानी यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोफाइल वर्ड से आपको समझना है, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन लविंग, यानी ऐसी स्पीसीज जिसके पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन की कमी हो, उसे ही क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। अब देखिए सेकंड वर्ड है न्यूक्लियोफाइल। क्या है, न्यूक्लियोफाइल। देखिए न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, और फाइल यानी फिलस, फिलस यानी लविंग।
यानी जो न्यूक्लियस लविंग, यानी ऐसे बोल सकते हैं कि इसके पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, यानी इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन से लव नहीं करता, ये किससे लव करता है, न्यूक्लियस से लव करता है। इसका मतलब इसके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन धनी होता है। और ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन न्यून होता है। हिंदी वाले समझ लेना, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन न्यून है और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन धनी है। अब देखिए, ये हमने जनरल बात कर ली। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर चार्ज कैसा आता होगा, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, हमें समझाइए। तो देखिए, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे हम देखें तो फिर से 2 टाइप का हो जाता है। एक इलेक्ट्रोफाइल होता है पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, और एक होता है न्यूट्रल स्पीसीज। तो देखिए, पॉजिटिवली चार्ज, आपको पता है किसी भी एटम या किसी भी कंपाउंड के ऊपर, यानी किसी भी स्पीसीज के ऊपर आप जब पॉजिटिव चार्ज देखते हो तो आप क्या बोलते हो, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसे हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बोल देते हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि पॉजिटिवली चार्ज जो भी स्पीसीज होगी वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगी। तो देखते हैं हम पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे H+ हो सकता है एज एग्जाम्पल, यानी इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। और देखिए, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के, सोचिए आप लोग। और देखिए, यहाँ पे NO+ हो सकता है, और देखिए यहाँ पे SO3H+ हो सकता है। इस प्रकार यहाँ पे क्या हो सकती है, बहुत सारी स्पीसीज पॉजिटिवली चार्ज्ड हो सकती है। तो ये सब क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। फिर है न्यूट्रल स्पीसीज, कौन कौन सी हो सकती है। तो देखिए, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो वो लिखना है। तो देखिए, BF3 हो सकता है, AlCl3 हो सकता है। आपको पता है इसके पास क्या है, ओनली 6 इलेक्ट्रॉन ही है, होने कितने चाहिए, 8। तो यहाँ पे क्या है, कमी है, यहाँ पे भी क्या है, कमी है। जैसे ZnCl2 ले सकते हैं, इसके पास भी क्या है, D इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन क्या है, बहुत ज़्यादा कम है। तो इस प्रकार ये क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स के एग्जाम्पल हो सकते हैं। फिर हम लेते हैं न्यूक्लियोफाइल के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, न्यूक्लियोफाइल आपको पता है कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन रिच है, यानी नेगेटिवली चार्ज होगा। तो क्या लिखेंगे हम, नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज, यानी ऐसे स्पीसीज जिनके ऊपर क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो। आप लोगों को पता है नेगेटिव चार्ज किसी भी स्पीसीज के ऊपर है, इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हैं। और जब इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं तो वो क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। तो एग्जाम्पल आप ले लीजिए, यहाँ पे एग्जाम्पल ले लीजिए, Cl- NH2-, Br-। इस प्रकार ये सब क्या हो जाएंगे, आपके न्यूक्लियोफाइल के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब देखिए, ये तो क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज। अब हमें सेकंड क्या देखना है, न्यूट्रल। देखिए, जिसके पास लोन पेयर होगा उसके पास भी तो क्या है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ही है। तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा, यानी ऐसी स्पीसीज सब क्या हो जाएगी, आपके न्यूक्लियोफाइल। अब देखिए, कुछ और स्पीसीज भी होती हैं, जैसे देख लीजिए थर्ड स्पीसीज हम ले लेते हैं। यहाँ पे कुछ और भी स्पीसीज हैं, जैसे देख लीजिए RMgX। अब देखिए, Mg क्या है, मैग्नीशियम क्या है, मेटल है, तो इसके ऊपर क्या आएगा, प्लस। लेकिन इस R के ऊपर क्या आ गया, माइनस। और जब माइनस आ गया तो ये क्या बन गई, न्यूक्लियोफाइल बन गई। तो इस प्रकार हम क्या समझ सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल को समझ सकते हैं। तो देखिए, हमने अटैकिंग रिएजेंट को बहुत ही अच्छे वे में समझ लिया। अब हम चलते हैं इंटरमीडिएट की तरफ। तो देखिए, जो इंटरमीडिएट होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। देखिए, इंटरमीडिएट क्या होता है, रिएक्शन के बीच में बनने वाला कंपाउंड होता है, जिसे समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थर्ड कौन सा है हमारा यहाँ पे, इंटरमीडिएट।
यानी मध्यवर्ती। हिंदी वाले क्या समझेंगे इसे? मध्यवर्ती। तो इंटरमीडिएट आपको समझ में आ गया, रिएक्शन के बीच में बनने वाला होगा। अब हम समझते हैं कि इंटरमीडिएट कितने टाइप के हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन भी हो सकता है। क्या हो सकता है? कार्बोकेटाइन भी हो सकता है, कार्बोएनाइन भी हो सकता है। अब देखिए कार्बोकेटाइन क्या होता है? किसी भी स्पीसीज के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो क्या हो जाएगा? आपका कार्बोकेटाइन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो हम इसे क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। फिर है हमारा सेकंड इंटरमीडिएट, वो क्या हो जाएगा? आपका कार्बोएनाइन हो जाएगा। कार्बोएनाइन यानी यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो वो क्या होगी? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होगी। तो उसे क्या लिख देंगे हम? इलेक्ट्रॉन रिच। क्या लिख दिया? इलेक्ट्रॉन रिच। और यहाँ पे ये क्या होगा? नेगेटिव चार्ज वाला होगा। क्या होगा यहाँ पे? नेगेटिव चार्ज होगा। और यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। फिर देखिए थर्ड हम लेते हैं यहाँ पे फ्री रेडिकल। क्या है? थर्ड फ्री रेडिकल। आप लोगों को पता है फ्री रेडिकल के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता है, तो ये क्या होगा? विदाउट चार्ज होगा। ये क्या होगा? विदाउट चार्ज होगा। और देखिए फ्री रेडिकल है तो इसके पास क्या होंगे? ऑड इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे? ऑड इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी 3, 5, 7 ऐसे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, यानी 8 से ज़्यादा नहीं है। तो ये भी क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यानी इसके भी पास क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी है। यहाँ पे कार्बिन। अब देखिए जो कार्बिन होता है वो क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे समझना आप, एग्जाम में पूछा जा सकता है। कार्बिन होता है CH2 और ये कार्बन के पास लोन पेयर। तो देखिए इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार की होती है, ये H और ये क्या है? लोन पेयर। अब देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास टोटल? एक बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2, 2, 4, 2, 6, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आपसे यहाँ पे ऐसे पूछा जा सकता है कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? क्या? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो आप देख सकते हैं 2 और 2 यानी 4 हमारे पास ये क्या है? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। और ये क्या है? नॉन बॉन्डेड। तो ये क्या हो गया? नॉन बॉन्डेड। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे? 2। तो इस प्रकार आपसे क्या पूछा जा सकता है? कार्बन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अब देखिए ये फोर्थ हो गया। अब यहाँ पे फिफ्थ जो है वो है नाइट्रीन। क्या है? नाइट्रीन। अब ये भी आपको समझना जरूरी है कि नाइट्रीन क्या होता है। तो देखिए इस प्रकार के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम? नाइट्रीन। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे क्या है? ये लोन पेयर है, और यहाँ पे क्या है? ये लोन पेयर है। तो आपसे पूछे कि नाइट्रीन में बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? क्या पूछे आपसे? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं नाइट्रीन में? तो आप क्या बोलोगे? कितने हैं बॉन्डिंग में? 2। और आपको पूछे नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आप क्या बोलोगे? 2 और 2 4। तो इस प्रकार क्या हो गया? नाइट्रीन हो गया। अब देखिए यहाँ से आपसे ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का और इलेक्ट्रॉन रिच का, कि कौन सा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, कौन सा इलेक्ट्रॉन रिच है। तो आपको पता है कार्बोकेटाइन होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये क्या? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। कार्बोनाइन क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच है। फ्री रेडिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। कार्बिन भी क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। लिख दूं मैं यहाँ पे, कार्बिन भी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है, यानी इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। और ये क्या होता है? हमारा लास्ट होता है नाइट्रीन। इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, 2, 4 एंड 2, 6। तो ये भी क्या है? आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो इस पे भी आप लिख दीजिए, ये भी क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो देखिए इस प्रकार क्या हो गया? हमने बहुत ही अच्छे वे में समझ लिया कि रिएक्शन मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट क्या होता है।
अब देखिए यहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट्स होते हैं वो इन इंटरमीडिएट को क्या करते हैं, स्टेबल करते हैं। जैसे ये इंटरमीडिएट बना तो ये किस वे में स्टेबल होगा उसे समझाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट होते हैं वो 4 टाइप के हो जाते हैं। नाम सुना होगा आपने, इंडक्टिव इफ़ेक्ट, हाइपोकॉन्जुगेशन, मीजोमेरिक इफ़ेक्ट, रेजोनेंस वगैरह। तो वो हम अब नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।